एमएड के सभी विद्यार्थियों एवं परीक्षा की तैयारी करने वाले विभिन्न विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। आज हम कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट की तरफ चल रहे हैं। कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट मेथड आज हमारी कोरिलेशन की तीसरी स्लाइड है, तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कोरिलेशन है क्या, दूसरा हमने पढ़ा था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आपको ध्यान होगा रैंक का उसमें कुछ मतलब था जिसके आधार पर हमने सम्स किए थे। यहाँ पर मैंने आपको एक स्लाइड बनाकर दिखाई है जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ वैल्यूज दिखाई है जो आपको पिछला याद दिलवाने का प्रयत्न करेगी। आपका यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव कोरिलेशन पूर्ण सीधी रेखा मिलेगी, 0.8 उच्च धनात्मक कोरिलेशन ये फैला फैला मिलेगा, सामान्य 0.4 सामान्य धनात्मक कोरिलेशन थोड़ा और फैल जाएगा, 0 जो कि बहुत दूर दूर है, -0.4 उच्च ऋणात्मक सामान्य ऋणात्मक कोरिलेशन, उच्च ऋणात्मक कोरिलेशन और ये पूर्ण ऋणात्मक कोरिलेशन। इसमें यदि इस तरीके की रेखा मिले हमको तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये या तो पूर्ण धनात्मक होगा और या पूर्ण ऋणात्मक होगा। यदि नीचे की तरफ जा रही है तो पूर्ण ऋणात्मक होगा और ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो पूर्ण धनात्मक होगा। लेकिन ऐसा कोई भी चित्र मिले परीक्षा के अंदर, इस तरीके का कोई भी आपको चित्र मिले तो आपको वहां पर शून्य कोरिलेशन ही बताना है। इन सब में कोरिलेशन कैसा है? शून्य कोरिलेशन है। टाइप ऑफ कोरिलेशन को इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि ये देखा जाए तो दोनों तरफ बराबर बराबर है तो ये जीरो कोरिलेशन है। लेकिन यहाँ पर यदि एक नीचे जाता है तो एक ऊपर जाता है, तो इस तरीके का यदि प्रश्न आता है तो ये हमारा ऋणात्मक कोरिलेशन है। लेकिन दोनों ऊपर जाते हैं या दोनों नीचे जाते हैं तो ये हमारा धनात्मक कोरिलेशन है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सहज संबंध चरों के बीच सहज संबंध बताता है। इसका मतलब क्या है? ये सहचर्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक परिवर्तित हो रहा है तो दूसरा भी परिवर्तित हो रहा है, एक का मूल्य बढ़ रहा है तो दूसरे का मूल्य घट रहा है, या एक का मूल्य बढ़ रहा है तो दूसरे का मूल्य भी बढ़ रहा है। हमेशा बड़ा मूल्य की बात नहीं कर सकते हम। यदि बच्चे की आकार और आयु की बात करें तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे आकार भी बढ़ता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन यदि आपने कोई कार खरीदी है और उसको खरीदे हुए 2 साल हो गए तो कार की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब यदि कार की आयु बढ़ती है तो कार की वैल्यू कम होती है। तो ये कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है। ये मैंने आपको पिछला याद दिलाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक और कुछ इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है जो मैं आपको फिर याद दिलाऊंगी। आर की कोई इकाई नहीं होती है, यह एक संख्या मात्र है। जैसे आर, उदाहरण के लिए हम किसी कद की बात करें तो वो कद फुट में होगा, मीटर में होगा, परंतु आर का मान सिर्फ 0.7, 0.6, 0.5 होगा। आर का यदि ऋणात्मक मान है तो वो प्रतिलोम बता रहा है। इसका मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा हमारा घट रहा है। यदि मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, मार्केट में यदि डिमांड कम है तो वस्तुओं की कीमत घट जाती है। परंतु इसमें भी आर का कोई भी यूनिट नहीं होगा, आर की कोई इकाई नहीं होती है। ये फॉर्मूला मैं आपको फिर याद दिलाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर ये सूत्र आपके 4 ऑप्शंस में से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो आप ध्यान रखें, -1 आर से छोटा है या बराबर है और आर +1 से छोटा है या बराबर है। यदि आर की वैल्यू +1 से ज्यादा जा रही है इसका मतलब आप कैलकुलेशन चेक करें। यदि आर की वैल्यू -1 से कम जा रही है इसका मतलब आप कैलकुलेशन को चेक करें, आपके द्वारा कैलकुलेट ही गलत किया गया है। इस सूत्र को भी आप हमेशा याद रखें।
एक चीज यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात होती है कि यदि r का कोई मान है और उसमें से हम कोई दो चर प्रभावित हो गए हैं, तो जो नए चर हैं उसमें मान लीजिए 1000 कोई है, हमारा इसमें 1000 कोई दिया, आप टेंस में बदल लें या हम ट्वेंटीज में बदल लें, तो भी हमारा r का मान परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए r के मान को हम कल्पित माध्य, a और c यहाँ पर क्या है, कल्पित मान है, कल्पित माध्य है, जो मान करके x और y में से निकाल लेते हैं। तो यदि r हमारा ओरिजिनल x और y था, लेकिन यदि हमने कल्पित मान से यदि हमने r u भी निकाल लिया तो ये भी बराबर होगा। यानी जो हमारा r है उसका उद्गम और पैमाने के परिवर्तन से r के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम प्रश्नों में भी कल्पित माध्य मान करके कुछ प्रश्नों को करेंगे। अभी और हम ध्यान देते हैं, अभी थोड़ा सा और पुराना रिवाइज कर रहे हैं। r0 इसका मतलब है इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो हमारी रेखा कैसी होगी, इसमें हमारी कोई भी रेखा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की रेखा यहाँ पर नहीं होगी। और यदि r1 और r-1 है तो इसका मतलब है कि सटीक रेखा हमको मिलेगी। r का मान यदि घनिष्ठ रेखीय संबंध को इंगित करता है तो आप समझ लें कि या तो वो +1 है या -1 है। मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में एक चित्र आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि इसके अंदर से यदि आपकी सीधी रेखा को इंगित करता है तो r का मान या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और ये सब नीचे वाली जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे शून्य सह संबंध को अंकित करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ कि कार्ल पियर्सन सह संबंध निकाले कैसे। स्पीयरमैन कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन था, उसमें हमने रैंक को महत्ता दी थी। पियर्सन कोरिलेशन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निम्न में से कौन सा है, तो प्रोडक्ट मूवमेंट कौन सा है, कार्ल पियर्सन, और रैंक कौन सा है, स्पीयरमैन। अब इसके अंदर हमने किसको महत्ता दी है, प्रोडक्ट को, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमने प्रोडक्ट को महत्ता दी है। कार्ल पियर्सन का एक और बात ध्यान रखने की है, यदि हमारा चित्र के अनुसार सीधी रेखा जिसमें मिलती है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, जिसमें हमारी सीधी रेखा मिलती है, उनके अंदर इसको छोड़ दें, एक इसको छोड़ दें और एक इसको छोड़ दें। जिसमें सीधी रेखा नहीं मिलती है उसमें कार्ल पियर्सन का एक्यूरेट मान आने में थोड़ी दिक्कत होती है। कार्ल पियर्सन के मान में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जिसमें सीधी रेखा मिलती है तो हमारे जिसमें दो चरों के बीच में गहनता है उसके अंदर इसका मान एक्यूरेट आता है। तो यदि हमारे को स्ट्रेट रेखा नहीं मिल रही है तो दूसरे किसी मेथड का उपयोग करना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन निकालने का, ये फॉर्मूला है। आर क्या है, समीशन ऑफ एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। समीशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स कैसे निकले, एक्स हमारा एक्स की जो मान है, वैल्यू है, उसमें से हम एक्स का माध्य घटाएंगे। वाई कैसे निकले, जो वाई का मान है उसमें से वाई का माध्य घटा देंगे। और सिग्मा एक्स क्या है, मानक विचलन है एक्स का, जो इस मेथड से निकलता है। सिग्मा वाई क्या है, मानक विचलन है वाई का, जो ऐसे निकलता है। यदि आप इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास में ये सूत्र आ जाएगा। तो आप दो सूत्र को ध्यान रखें, यदि आपको डेविएशन दिया हुआ है तो आप इससे निकालें, यदि डेविएशन नहीं दिया हुआ तो आप इससे निकालें। ये दो सूत्र हैं जिनके द्वारा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी जो बेसिक टेबल है
उस बेसिक टेबल से हमें 3 ही चीजें कैलकुलेट करनी है। यदि हम 3 चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पता लग जाता है। वो बेसिक चीजें क्या क्या है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, इस सूत्र में देखें, इस सूत्र में देखें, हमें इस सूत्र के अनुसार एक तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये x, एक कैलकुलेट करना है y, फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर हम इन दोनों का गुणा करके कैलकुलेट करेंगे और उससे हमारा ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। कैसे आएंगी, चलिए आइए एक सवाल में देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैसे निकालना है, कार्ल पियर्सन मेथड से। कैसे, एज ऑफ हस्बैंड दी हुई है और एज ऑफ वाइफ दी हुई है, उनके बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है। एज ऑफ हस्बैंड कितने लोगों की दी हुई है, 6 लोगों की दी हुई है। क्या क्या एज है, 21, 22, 28, 32, 35 और 36। इतने इतने साल के हस्बैंड है। 6 ही वाइफ की एज दी हुई है। 18, 20, 25, 30, 31, 32, 6 वाइफ की एज दी हुई है। इन दो चीजों से हम एक टेबल तैयार कर लेंगे। बस ये टेबल हमको कार्ल पियर्सन निकलवा देगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, 7 तो रोज बनानी है और इसके अंदर 6 हस्बैंड थे और 6 वाइफ थी, तो जितने हमारे को मात्रा दी गई है उससे 3 ज्यादा कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम ज्यादा बनाने हैं, 3। ऊपर की चीज में हम क्या लिखेंगे, मार्किंग करेंगे, क्या क्या चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नामावली लिखेंगे। नीचे में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और बीच में भी हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। इसमें हमें क्या करना है, जो भी चीज हम लिख रहे हैं, जैसे एज ऑफ हस्बैंड, इसके बाद 2 रोज हमको खाली छोड़, 2 कॉलम हमको खाली छोड़ने हैं। फिर हम लिखेंगे एज ऑफ वाइफ। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। एज ऑफ हस्बैंड पीछे अपने देखा था 21, 22, 28, 32, 35, 36। पीछे वाली स्लाइड में उसने यही कह रखा है, देख लीजिए। 21, 22, 28, 32, 35, 36। वाइफ की एज दिख रही है 18, 20, 25, 30, 31, 32। ये वाइफ की एज लिख दी हमने, 18, 20, 25, 30, 31, 32। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास में हस्बैंड की एज से हम पहला काम हस्बैंड की एज पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर हम वाइफ की एज पे करेंगे। हस्बैंड की एज का हम टोटल निकालेंगे। यदि आप इस हस्बैंड की एज का टोटल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 174। कितने हस्बैंड है, 6, तो 6 से हम भाग दे देंगे, आपके पास में कितनी मात्रा आ जाएगी, 29। अब आप क्या करें, 21 में से 29 घटा दें, 22 में से 29 घटा दें, 28 में से 29, 32 में से 29, 35 में से 29 और 36 में से 29। यानी कि जो हमारी मूल वैल्यू थी उसमें से हमने सबका माध्य घटा दिया। 21 में से 29 घटाया तो कितना आया, -8। 22 में से 29 -7, 28 में से 29 -1, 32 में से 29 प्लस का 3 हो गया, 35 में से 29 प्लस का 6 हो गया और 36 में से 29 प्लस का 7। ये क्या आ गया, स्मॉल x आ गया। ये कैसे निकला, x माइनस एक्स बार से निकला। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है एक तो, दूसरा हमें इसका y स्मॉल y के साथ कैलकुलेशन करनी है। अब स्क्वायर कर लेते हैं हम पहले। 8 × 64, 7 × 49, 1 × 1, 3 × 3 9, 6 × 36, 7 × 49। ये वैल्यूज आ गई, इनका आप टोटल कर लीजिए, आपके पास में 208 आ गया होगा। ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर बदल लेती हूँ। हम अब वाइफ के पास चलते हैं। वाइफ का जोड़ लें, टोटल कितना आएगा, वाइफ का टोटल 156। कितनी वाइफ थी, 6, 6 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 26। अब इसमें से घटा दीजिए, 18 - 22, 20 - 26, 25 - 26, 30 - 26, 31 - 26, 32 - 26। इनमें से -8, -6, 1, 4, 5, 6 आ गया। इसका क्या कर दें,
इसका आप स्क्वायर कर दें। 8 8 64, छिको मिको 36, 1 एकम 1, 4 चौकी 16, 5 पंजा 25, छिको मिको 36। ये हमारी वाइफ की कैलकुलेशन हो गई। इनका टोटल कर लें, ये आपके पास में एक्स स्क्वायर है। दो वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं, स्मॉल एक्स का स्क्वायर, स्मॉल वाई का स्क्वायर। अब तीसरी आपको वैल्यू चाहिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। पेन का कलर फिर बदल लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। क्या होगा आपके पास में, क्या है, ये कितना है, स्मॉल एक्स आपके पास में कितना है, स्मॉल एक्स आपके पास में है 8, ठीक है। और स्मॉल वाई कितना है, यहाँ पे स्मॉल वाई भी है 8। इन दोनों का गुना कर दे, आपके पास में आ जाएगा 64। यहाँ चले, ये कितना है 7, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करें, ये कितना है 6, इसका कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 42। यहाँ करें, ये कितना है 1, 1 का करें, 1 के साथ में कितना आ जाएगा 1। फिर 3, 3 का करें, किसके साथ में 4 के साथ में कितना आ जाएगा 12। फिर उसके बाद में 6 का करें, 6 का किसके साथ में करें 5 के साथ में करें, और कितना आ जाएगा 30। फिर उसके बाद में हम क्या करें 7 का करें, 7 का किसके साथ में करें 6 के साथ में करें, आपके पास में कितना आ जाएगा 42, 42। इनको टोटल कर लीजिए, आप यदि इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 191। 3 वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं जो आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। बस ये 3 वैल्यू आपने यदि निकाल ली है तो आपने कार्ल पियर्सन मेथड निकाल लिया। कितना आसान है। देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने क्या करा, हमारे यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स यानी कि स्मॉल x, और ये क्या था स्मॉल y, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था हमने, कितना आया था 191। यानी ये कितना था स्मॉल x का स्क्वायर, ये कितना आया था 208, और ये स्मॉल y का स्क्वायर, ये कितना आया था 178। नीचे वालों का अंडर रूट लेना है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, क्या आया 191 डिवाइडेड बाय 37024। 37024 का यदि आप पेयर बना करके, ये 24 का पेयर बनाएंगे, फिर 70 का पेयर बनाएंगे, फिर एक एकम 1, फिर 1 जाएगा, नीचे बचेगा 2, 2 के बाद में ऊपर से आप 70 उतारेंगे, फिर यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। इस तरीके से यदि आपको वर्गमूल निकालना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप मुझसे समझें, तो आपके पास में ये आ जाएगा 192। 192 में जब इसका भाग देंगे तो आर आ जाएगा 0.91, यानी कि ये उच्च धनात्मक से संबंध है, यानी कि हस्बैंड की एज और वाइफ की एज में उच्च धनात्मक सह संबंध मिलता है। इस सवाल के बाद में अगला सवाल कराने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप इस सवाल को अच्छी प्रकार से समझ लें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ओके लिखें। यदि आप ओके लिख देंगे तब मैं आगे वाले 2-3 सवाल 2-3 तरीके से और बताने की कोशिश करूँगी कि कार्ल पियर्सन विधि से हम कैसे कोरिलेशन निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कार्ल पियर्सन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम आगे के लिए बढ़ेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।